अब बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। जैसा आपको पता है जो प्राकृतिक थे वो स्वतः हो जाते थे, परंतु जो कृत्रिम होंगे वो मानव द्वारा कराए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या मानव द्वारा कराई जाने वाली कायिक प्रवर्धन की विधि है, जिसकी कुछ प्रमुख विधियों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कलम लगाना। कलम लगाने में क्या होता है, पौधे के कुछ भाग जिनमें पार्श्व संधि पाई जाती हो उन्हें क्या होता है, उपयुक्त स्थान पर जहां नमी हो, मिट्टी हो और उर्वरा शक्ति हो, अगर वहां पर हम लगा देते हैं तो नया पादप तैयार हो जाता है। वो सिर्फ कलम नहीं बचती है। अगर यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं तो अगर गुलाब की कलम को हम लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो पौधा बन जाता है। ऐसे ही गन्ना को अगर हम क्षैतिज भूमि के अंदर दबा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नया प्लांट बन जाता है। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं, इन्हें ही हम कलम कहते हैं। अब इन कलम को अगर हम भूमि पे सही जगह लगा देते हैं तो नया पादप हमारा बन जाएगा। उदाहरण के रूप में आप गुलाब और गन्ना देख सकते हैं। ऐसे मूल कलम का अर्थ होता है जिसमें जड़ को कलम के रूप में लगाया जाए। जैसे नींबू और संतरा की जड़ है वो कलम के रूप में उपयोग की जा सकती है। ऐसे दूसरी विधि आपकी है दाब लगाना। दाब लगाने का अर्थ होता है लेयरिंग करना, मतलब उसके ऊपर मिट्टी को दबा देना और मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं और धीरे धीरे जब उसमें जड़ उत्पन्न हो जाती है तो वहां से काट देते हैं। अब मूल पौधा जो था उससे हमारी कलम जो लगी थी या जिसको हमने दबाया था जिस डंडी को, वो अलग हो जाएगी और नया पौधा बन जाएगा। इस विधि में मातृपादप से जुड़ी शाखाओं को, वही शाखाएं हम इस्तेमाल करेंगे जो भूमि के नज़दीक हो। ऐसा नहीं है कि भूमि से बहुत ऊपर वाली शाखाओं का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता है। को मृदा में दबाकर उन पर जड़ें विकसित कराई जाती है, फिर इसे मातृपादप से काटकर नए पादप के रूप में लगाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये आपका मूल पादप है। मूल पादप का अर्थ आप समझ सकते हैं मुख्य पादप। ये मुख्य पादप है या मुख्य पौधा है जिसकी नज़दीक के जो शाखाएं हैं उनमें हमको जड़ें उत्पन्न कराना है। इसलिए हमने क्या किया, उन शाखाओं को नीचे मिट्टी के नीचे दबा दिया है। हुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। गांव में कई और अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है इसको दबाने के लिए। अब इनको हमने हुक से दबा दिया तो होता क्या है, धीरे धीरे इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और जड़ें इसमें उत्पन्न हो जाती हैं तो हम इसको मूल पादप से कट कर देते हैं। और जब मूल पादप से इसको कट कर देते हैं तो ये नया पौधा हमारा बन जाता है। ये हमारा नया पादप बन चुका है। तो ऐसे ये विधि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है गांव में और काफ़ी पादप को नर्सरी में इससे उगाया जाता है और काफ़ी अच्छे पादप ये रहते हैं। है आपकी अगली विधि रोपण, ग्राफ्टिंग। वास्तव में ये विधि कोई रिवोल्यूशन से कम नहीं है, क्योंकि इसके जरिए से नर्सरी के अंदर अनेक प्रकार के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। होता क्या है इसमें, जैसे कि मान लेते हैं कोई प्लांट्स है जिसकी जड़ तो बहुत अच्छी है, तने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसमें फल लगता है वो बहुत छोटा छोटा फल लगता है और स्वादिष्ट भी नहीं होता। ऐसे में पूरा प्लांट को तो हम खराब कह नहीं सकते। तो किया क्या जाता है, इसमें इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है और जो उसका तना होता है, नीचे का पार्ट या जड़ है, जड़ और तना हम ले लेते हैं निम्न किस्म के पौधे का, जिस पर हम कट लगा देते हैं और उसके ऊपर हम उच्च जात या उच्च किस्म के पादप को लगा देते हैं। जिससे होता क्या है, जब वो उसी में एडजस्ट हो जाता है और जम जाता है तो उसी के जड़ और तने का इस्तेमाल करता है और अच्छा फल तैयार हो सकता है। इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो निम्न किस्म का पादप होगा उसे हम इस दृष्टि से अस्कंद कहेंगे, उसमें कट लगा देंगे। कई प्रकार से ये हो सकता है कट। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रा किया है, लेकिन ये कई प्रकार से हो सकते हैं। और जो उच्च किस्म का पौधा होगा उसे स्यान कहा जाएगा। स्यान को इस स्कंद में फिट करके क्या किया जाता है, ऊपर से बांध दिया जाता है ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना। अब जब बांध देते हैं तो कुछ समय पश्चात इसके टिश्यू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो इसकी जड़ जो भी खनिज पदार्थ ऊपर ले जाती है वो सब इसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। अब होगा क्या कि जड़ का इस्तेमाल हो रहा है निम्न किस्म के पादप का, लेकिन हमें फल कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उच्च किस्म के पादप से फल हमें प्राप्त हो रहे हैं जो कि अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के होंगे। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी विधि है
और अगली जो है आपकी कलिका रोपण, इसमें भी सेम मेथड किया जाता है। बस इसमें क्या किया जाता है, इसमें तो मान लीजिए तना को लगाया गया, स्यान को लगाया गया, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो निम्न किस्म का पादप होगा उसमें इसी तरह तिरछा एक कट लगाएंगे और फिर जो बड होगी, जो हमारा उच्च किस्म का पादप है उसकी जो कलिका होगी या बड होगा उसको ला करके इसमें जमा देंगे। और जब कलिका इसके अंदर जम जाएगी और कलिका शाखा के रूप में बाहर आने लगेगी तो जो निम्न किस्म का जो हमारा पादप था उसकी सभी शाखाओं को हम काट देंगे। अब शाखा किससे निकली, पौधा तो निम्न किस्म का है, जड़ उसकी निम्न किस्म की है, तना उसका निम्न किस्म का है, लेकिन शाखाएं अब किसकी निकलेंगी, जो हमने बड लगाया था या जो कलिका लगाई थी उच्च किस्म की। तो अब शाखाएं उच्च किस्म की हैं तो उसमें आने वाला फल भी कैसा होगा, उच्च किस्म का ही फल होगा। तो इसमें निम्न किस्म के पादप के तने में एक गहरी तिरछी काट लगाई जाती है जिसमें उच्च किस्म के कलिका को रोपित कर दिया जाता है, ऐसे ही रोपित कर दिया जाता है। जब कलिका विकसित हो जाती है तो निम्न किस्म की सभी शाखाओं को काट दिया जाता है और हमें एक बेहतरीन पौधा तैयार मिलता है। लास्ट विधि आपकी सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। इस विधि में पादपों का प्रवर्धन प्रयोगशाला में किया जाता है और इनकी जो कोशिकाएं हैं उनका संवर्धन किया जाता है। फिर जब संवर्धित कोशिकाओं को अलग अलग गमलों में लगा करके रोपित कर दिया जाता है जिससे कि नए पादप निर्माण हो जाते हैं। तो ये था पादपों का कायिक जनन। तो अब हमने अलैंगिक जनन की सभी विधियों को क्रमबद्ध रूप से सही ढंग से पढ़ लिया है, जिसमें हमने सारी विधियों को, जो 6 विधियां मैंने बताई उन सबको आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं अलैंगिक जनन से कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन सी हानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन से लाभ। जैसा कि आप सबको पता है जो अलैंगिक जनन होता है वो एकल जीव जनन होता है, ऐसे में दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं हो सकती, यानी दूसरे पर निर्भरता कम हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यह एकल जनक द्वारा होता है, अर्थात दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती और जो जीव है वो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता, कि न नर मादा पर निर्भर होती है और न मादा नर पर निर्भर होती है। ऐसे बात करते हैं यह तीव्र दर से हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कई सारे बीजाणु बन जा रहे थे, कई सारे अचल बीजाणु या एक ही पौधे में कई सारे कलम तैयार हो जा रही थी, जिससे कि बहुत सारी संख्या में पादप तैयार हो जा रहे थे। ऐसे बात करते हैं इनकी संतानें जो होती हैं वो अपने जनक के समान होती हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होगा तो जैसा जनक होगा वैसे ही उसकी संतानें होंगी। नेक्स्ट है आपका अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में हो सकता है। बहुत सारे जीवों में यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन बहुत सारे जीव प्रतिकूल परिस्थिति में ये जनन कर सकते हैं, जबकि जब स्थितियां प्रतिकूल हो तो लैंगिक जनन नहीं हो सकता, लेकिन अलैंगिक जनन हो सकता है। अब अलैंगिक जनन के लाभ हमने देख लिया, लेकिन इसमें हानियां भी बहुत होती हैं। सबसे पहली हानि होती है इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, चूंकि जो इसकी संतान होती है वो क्लोन होती है, हूबहू अपने जनक के जैसे होती है। तो ऐसे में इसके अंदर कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, और जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती इसलिए उद्विकास में सहायक नहीं होते, यानी जो भी पहले की पीढ़ी थी आज भी वैसी ही पीढ़ी रहेगी। तो ऐसे में उद्विकास संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है जीवों की संख्या में तीव्र दर से बढ़ती है। जो जीवों की संख्या है वो तीव्र दर से बढ़ती है, जिससे कि समस्या आ जाती है, जो जूलॉजिकल सिस्टम है उसमें समस्या आ जाती है, खाद्य श्रृंखला में समस्या आ सकती है। नेक्स्ट आपका जो है इस जनन की निरंतरता से संतान दुर्बल उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि बार बार रिपीट होता रहेगा तो डाउन जाता रहेगा और जो संतानें आगे आने वाली होंगी वो दुर्बल हो जाएंगी। आई थिंक आप अलैंगिक जनन पूर्णतः समझ चुके होंगे, जिसमें जो अलैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, कितनी विधियों द्वारा हो सकता है, द्विविभाजन क्या है, बहुविखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, आप बीजाणु जनन क्या है, पुनरुद्भवन क्या है, और कायिक प्रजनन आप समझ चुके थे कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां थी उस पर भी चर्चा हो चुकी है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों पर चर्चा किया गया। प्राकृतिक विधियां 3 प्रकार की होती हैं, उनको भी आपको समझाया गया, जिसमें जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। ऐसे ही हमने कृत्रिम प्रवर्धन में कलम है, दाब है, अन्य सभी पर बात किया। तो अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन पर, और लैंगिक जनन को समझ लिया जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए
हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।